दोस्तों तो आज डेट है 25 दिसंबर 2021। पीआईबी के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इस समय यूपी में इलेक्शन है। क्या है? यूपी में इलेक्शन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है हमारे यूपी में कई सारे प्रोजेक्ट, या तो उनकी फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं या तो उनका इनॉग्रेशन कर रहे हैं यानी उद्घाटन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में वाराणसी में कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसी में से एक है बनारस डेयरी संकुल। ये एक डेयरी प्लांट है। क्या है? डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है बनारस डेयरी संकुल। उसके अलावा 20 लाख परिवारों को स्वामित्व स्कीम के तहत घरौनी का सर्टिफिकेट दिया गया है। घरौनी क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आप देख लीजिए 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट, इनकी आधारशिला रखी गई है। तो ये सोच के रखी गई है कि जो 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं इनका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करेंगे। उसके अलावा किसान दिवस 23 दिसंबर को आपका किसान दिवस था। 24 को कंज्यूमर राइट्स डे था। तो किसान दिवस को जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, इंडिया के 5वें प्राइम मिनिस्टर, उनको भी क्या ट्रिब्यूट पे किया है, श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए सारे चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए बनारस के फूड पार्क में जो स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी का फूड पार्क है, वहाँ पर बनारस डेयरी संकुल, इसकी आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये जो बनारस डेयरी संकुल है ये क्या है? एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है। इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की कीमत कितनी है? 475 करोड़। 475 करोड़। और एक दिन में 5 लाख लीटर मिल्क का प्रोसेसिंग करेगा। तो बनारस डेयरी संकुल आधारशिला रखी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। एक दिन में 5 लाख लीटर की कैपेसिटी है और 475 करोड़ का ये प्लांट है, इतना याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाइव स्टॉक की इंपॉर्टेंस के विषय में लोगों को बताया कि लाइव स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर से आप इतनी इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं कि आप एक लग्जीरियस लाइफ जो है इंजॉय कर सकें। लेकिन अगर लाइव स्टॉक को भी आप इन्वॉल्व कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, तो शायद आप एक मिडिल क्लास फैमिली का जो है सुख भोग सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ऐसा कहना है। मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो पिछले 6 से 7 वर्षों में इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 45% बढ़ा है। कितना? 45%। तो मोदी जी हमेशा 2014-15 की बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं, क्योंकि उसके पहले तो वो थे नहीं। तो 2014-15 से 2020-21 के बीच में मिल्क प्रोडक्शन 45% बढ़ा है। इंडिया इसमें विश्व के टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 22%, कितना? 22% प्रोड्यूस करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 20 लाख परिवारों को यूपी में घरौनी का सर्टिफिकेट दिया। अब आप सोचेंगे घरौनी क्या है? देखिए स्वामित्व स्कीम लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम थी स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के तहत क्या होता था, जो गाँव में रेजिडेंशियल प्लॉट होते थे उनकी जियो टैगिंग की जाती थी कि भाई आप यहाँ पे रह रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है कि भाई ये घर आपका है, उसको कहा गया है घरौनी। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि जो रेजिडेंशियल राइट्स रिकॉर्ड हैं उनको क्या बोला गया है स्वामित्व स्कीम के तहत, तो उनको घरौनी बोला गया है। आप ये भी याद रख सकते हैं। डेयरी सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया के लगभग 150 मिलियन डेयरी फार्मर्स डेयरी या फिर एनिमल रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल हैं। डेयरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इंडिया की जीडीपी का 4.2% डेयरी सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर का आता है 17.5% और अकेले डेयरी सेक्टर से कितना आता है? 4.2%। इंडिया जो है एग्रीकल्चर के बाद डेयरी सेक्टर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, यानी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं, फिर डेयरी सेक्टर में। लाइव स्टॉक होल्डिंग्स वगैरह इंडिया में बढ़िया है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ था जो कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। उसके बाद इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ये आसपास ही लॉन्च हुए हैं, बस इतना याद रखिएगा। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इस समय इंडिया में 406 है। कितनी? 406। ये 2018-19 के दौरान 394 ग्राम थी, फिर 19-20 में कितनी हो गई? 406। ये लेटेस्ट डाटा है, याद रखिएगा। एनुअल प्रोडक्शन जो मिल्क का है इंडिया में वो 187.75 मिलियन टन है। कितना? 187.75 मिलियन टन, 187.75 मिलियन टन है, जो कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 22% है। कितना? 22%। और शायद यही वैल्यू हमने इधर पढ़ी है, 22%। तो इंडिया ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 22% प्रोड्यूस करता है, इतना याद रखिएगा। बाकी अभी भी मेजर मिल्क एक्सपोर्टिंग नेशन की लिस्ट में इंडिया का आना बाकी है, भले ही लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हो इंडिया वर्ल्ड में। इंडिजिनस काऊ की बात करें तो आप इनकी यील्ड देखिए, इनकी यील्ड बहुत कम है। जो इंडिजिनस काऊ हैं
उनकी 3.01 kg यानी 3 लीटर मिल्क देती हैं पर डे, जो हमारे भारत की काऊ हैं। वहीं एग्जॉटिक ब्रीड की बात करें यानी जर्सी काऊ जिसको कहते हैं आप, वो 8 लीटर या 8 किलो, सॉरी 8 लीटर नहीं, 8 किलो दूध देती हैं लगभग। तो इंडिया की काऊ और एग्जॉटिक ब्रीड जो हैं उनमें अंतर देख लीजिए आप साफ साफ। इसीलिए लोग जर्सी काऊ यानी कि जो जर्सी गाय हैं उनको पालने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिजिनस काऊ यानी देसी काऊ को हटा रहे हैं। इंडिया में कोविड आया, कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान एग्रीकल्चर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की। जब इंडिया की ओवरऑल जीडीपी -7.2% रही तो एग्रीकल्चर ने ग्रोथ किया 3.4% पॉजिटिव रही। तो एक यही सेक्टर था जिसने ढंग से ग्रोथ की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब? सितंबर 2019 में लॉन्च किया था। इसमें फुट एंड माउथ डिजीज के साथ साथ ब्रुसेलोसिस पे फोकस किया गया। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 5 वर्ष का प्रोग्राम था। 13,343 करोड़ रुपए, कितने? 13,343 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। 2019-20 से लेकर 2023-24 तक के लिए प्रोग्राम है, याद रखिएगा। जो एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज, ये वायरस जनित रोग है। ब्रुसेलोसिस क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है। एफएमडी को 2025 तक क्या करना है? कंट्रोल करना है पूरी तरह से, और बाकी जो आपका इरेडिकेशन है 2030 तक करना है। ये दोनों की बात की जाए, एफएमडी एंड ब्रुसेलोसिस, इरेडिकेशन 2030 तक करना है। तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आपको समझ में आ गया। अगला आर्टिकल है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने क्या किया है? ईयर एंड रिव्यू किया है। इसमें उज्ज्वला स्कीम की बात की है, फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात की है, वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ईयर एंड रिव्यू जारी कर दिया है अपनी मिनिस्ट्री का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम की बात करें तो मई 2016 में लॉन्च की गई। पर्पज़ क्या था? 8 करोड़ फैमिली को फ्री एलपीजी कनेक्शन देना। एलपीजी में ब्यूटेन जो है हाईएस्ट पार्ट होता है, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन प्रोपेन होता है। उसके अलावा तीसरा तत्व तो नहीं होता, लेकिन एथाइल मरकैप्टन मिला देते हैं ताकि आपको स्मेल आ सके। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी सिलेंडर बांटे गए, कितने? 8 करोड़ फैमिलीज को बांटे गए। फिर सेकंड फेज लॉन्च हो गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, महोबा डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च कर दिया इन्होंने, एमपी का महोबा डिस्ट्रिक्ट है ना। 10 अगस्त 2021 को ये फेज लॉन्च किया गया। इसमें कहा गया कि 1 करोड़ और एलपीजी कनेक्शन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। इनकी जो फर्स्ट रिफिल होगी वो फ्री होगी, साथ ही साथ स्टोव भी दिया जाएगा। तो गैस चूल्हा भी दिया गया सेकंड फेज में, याद रखिएगा। ये सेकंड फेज की तहत बात किया तो 1 दिसंबर 2021 तक 1 करोड़ में से 80 लाख से ऊपर गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इंडिया में बात करें तो इस समय गैस ग्रिड जो है 21,735 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाई जा चुकी है डिफरेंट एरियाज में। तो 21,735 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड भी है इंडिया की। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बी हैवी मोलासेस, सी मोलासेस, ये सब कुछ देख लीजिए। इससे एथेनॉल बनाना है, ये आप रेट देख सकते हैं। सी हैवी मोलासेस का रेट है 46.66 लीटर, बी हैवी मोलासेस का 59 रुपीज़ पर लीटर है। फिर अगर शुगर केन से यानी शुगर से आप बना रहे हैं ये सब कुछ तो 63.45 लीटर रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से रेट है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम के तहत 2020-21 में एथेनॉल की सप्लाई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कितनी की गई? 302 करोड़ लीटर से ऊपर की गई, ताकि वो पेट्रोलियम में एथेनॉल मिला सकें। अब पेट्रोलियम में एथेनॉल मिलने के लिए आपको फ्लेक्सिबल इंजन चाहिए, जिसको फ्लेक्स इंजन भी कहते हैं। फ्लेक्स इंजन वो होता है जिसमें 15% एथेनॉल वाले या फिर 20% एथेनॉल वाले ईंधन को आराम से कंज्यूम किया सके। वरना पता लगा आपने एथेनॉल वाला पेट्रोल डाल दिया और वो इंजन ब्लास्ट हो गया, इंजन जाम हो गया, इंजन सीज हो गया। तो इस समय इंडिया में फ्यूचर में ऐसे इंजन आ रहे हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। बायोडीजल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अलग से आया 4 मई 2021 को। बायोडीजल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अलग से इन्फॉर्म किया गया। इसमें क्या होता है? यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो हमारा डीप फ्राई ऑयल होता है बचा हुआ, जहां आप समोसे खाते रहते हैं, डीप फ्राई करते रहते हैं, वो समोसे का जो तेल होता है उसको भी नहीं फेंकते वो लोग। ये गवर्नमेंट ने कहा है कि टोटल पोलर कंपाउंड अगर 15% से ऊपर चला जाता है तो आप उस तेल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो अगर यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको ले लेंगे आप, बायोडीजल स्कीम में यूज़ कर लिया जाएगा। ये देख लीजिए, अगर बायोडीजल प्रोग्राम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो डीजल का जो कंजप्शन है 12 से 5% तक, यानी 5 से 12% तक क्या रिड्यूस होगा। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अलग से आप किसके लिए है? पेट्रोल के लिए। बायोडीजल ब्लेंडिंग प्रोग्राम डीजल के लिए अलग से है। अगला आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट लॉन्च किया है वाराणसी में।
तो ये उसी आर्टिकल में हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन प्लांट रामनगर वाराणसी में है, वहाँ पर बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट। अब बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो लाइव स्टॉक हैं उनके गोबर को सेल किया सके। अब गोबर जो है 25 पैसे पर केजी के हिसाब से ले लिया जाएगा और इस बायोगैस प्लांट को दे दिया जाएगा। इस बायोगैस प्लांट में गोबर का यूज़ किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। एक सिंपल सा फंडा ये है और ये सब पढ़ने लायक नहीं है कुछ भी। देख लेते हैं। पहली बार इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पर एनर्जी को डेयरी प्लांट के लिए सप्लाई किए जाने के लिए गाय के गोबर का यूज़ किया जाएगा। क्या? गाय के गोबर का। तो रामनगर वाराणसी में ये प्लांट ओपन किया जा रहा है। काउडंग पर क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के हिसाब से काउडंग की कीमत 1.5 रुपये से 2 रुपये के बीच में रखी जाएगी। इसके अलावा एक सतत स्कीम लॉन्च की गई थी। सतत स्कीम, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? सतत स्कीम उस पर फोकस करती है। अक्टूबर 2018 में सतत स्कीम लॉन्च की गई। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है। सतत स्कीम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पर फोकस करती है। इसके तहत 5000 CBG प्लांट पूरे देश में ओपन किए जाने हैं। 2025 तक ये 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ओपन किए जाएंगे। ये प्लांट क्या करेंगे? 15 मिलियन टन कंप्रेस्ड बायोगैस पर एनम यानी पर ईयर प्रोड्यूस करेंगे और इससे लगभग 45,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो सतत स्कीम है आपको याद क्या रखना है। पहली बात तो अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुई सतत स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है। फिर 5000 CBG प्लांट स्थापित करने हैं 2025 तक। उसके अलावा 15 मिलियन टन कंप्रेस्ड बायोगैस पर ईयर प्रोड्यूस की जाएगी। ये हो गई सतत स्कीम। अगला आर्टिकल देखते हैं। आयुष मिनिस्ट्री ने यूपी में, उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर फैसिलिटी को बूस्ट करने के लिए नेशनल आयुष मिशन के तहत 550 करोड़ से भी ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। देख लेते हैं। नेशनल आयुष मिशन, नेशनल आयुष मिशन, इसके 2 सेगमेंट हैं। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलो आगे डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं। यूपी में हेल्थ फैसिलिटीज़ को बूस्ट करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने 553.36 करोड़ 553.36 करोड़ दिए हैं। 553 करोड़ के आसपास दिए हैं नेशनल आयुष मिशन के तहत। इसमें क्या होगा? 8 आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स जिसमें 50 बेड होंगे इनॉग्रेट किए जाएंगे 8 शहरों में। तो 8 शहरों में 8 आयुष्मान हॉस्पिटल जो है इनॉग्रेट किए जाएंगे। इसके लिए 553 करोड़ से भी ऊपर फंड दिया गया है यूपी को। बाकी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेशनल आयुष मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश को क्या 553 करोड़ से भी ऊपर फंड दिया है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं। नेशनल आयुष मिशन 2014 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी तक यूनियन कैबिनेट द्वारा 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ऑपरेशनलाइज करने के लिए अप्रूवल दे चुका है। कितना? 12,500। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने थे। 1.5 लाख बनने थे। कितने? 1.5 लाख। अप्रूवल कितने का मिला? 12,500 का। तो बहुत बड़ा एक सेगमेंट खाली है। तो एक तो था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। दूसरा था हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया गया है। फैमिली साइज की बात नहीं की गई। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तक 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है, खास करके BPL फैमिली को। आयुष्मान भारत स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब 2026 तक इंप्लीमेंट की जाएगी। 2026 तक इसके लिए 4,603 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं। 2026 अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो इतना खर्चा जो है बोला गया है। इस 4600 करोड़ में से 3,000 करोड़ देगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगा 4600 करोड़ में से 3,000 करोड़। बाकी कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। हालांकि वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं की जा रही, वो बात अलग है। अगला आर्टिकल है। श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि भैया आप जो स्टार्टअप्स हैं या एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ से आ रहे हैं और उन पर ही फोकस किया जा रहा है। ये तो इम्पॉर्टेंट है नहीं कि पीयूष गोयल जी ने क्या कहा, बस इतना याद रखिए। इंडिया में 45% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ से आ रहे हैं। पहले Tier 1 सिटीज़ से ही आते थे। अभी 2 दिन पहले फिजिक्स वाला भी रिप्रेजेंट था उसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर पीयूष गोयल जी थे, मैंने देखा है। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी फैसिलिटीज़ लॉन्च की हैं। जैसे आपको 80% रिबेट मिल जाती है। 80% पेटेंट एप्लीकेशन अगर फाइल करते हैं। ऐसे पेटेंट एप्लीकेशन 5500 का पड़ता है, लेकिन स्टार्टअप के थ्रू अगर आप करते हैं तो आपको लगभग ये 4500 माफ़ हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा ट्रेडमार्क फाइल करने पर आपको 50% की रिबेट मिलती है। तो ये होता है स्टार्टअप।
सेल्फ सर्टिफिकेशन भी दे रखा है। उसके अलावा फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ का स्टार्टअप्स के लिए, ये आप सभी को पता है, ठीक है। ये देख लीजिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लास्ट ईयर लॉन्च की, लास्ट ईयर नहीं, इसी अप्रैल 2021 में लॉन्च की थी। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम अप्रैल 2021 में लॉन्च की थी। सीड फंड क्या होता है? सीड मतलब बीज। तो स्टार्टअप को अंकुरित करने के लिए सपोज करिए आइडिया है, उसको स्टार्टअप में बदलना है, तो इसके लिए सीड फंड स्कीम लॉन्च की गई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने को लॉन्च की। ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 945 करोड़ की थी। आप अच्छा आइडिया लाइए, आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन स्टार्टअप के लिए क्राइटेरिया भी है। पहली बात तो उसको 2 वर्ष से अधिक ना हुए हों रजिस्ट्रेशन करवाए, यानी 2 वर्ष पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ हो, उससे ऊपर ना हुआ हो। स्टार्टअप ने 10 लाख से अधिक तक कोई मॉनेटरी सपोर्ट ना प्राप्त किया हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में, तो उन्हीं को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। और ग्रांट कितनी? ग्रांट मिलेगी 5 करोड़ तक। ग्रांट में ये होता है कि आपको वापस नहीं करना होता है, ठीक है, या फिर उतना ही वापस करना होता है, जो भी होता है, ठीक है। अगले 4 वर्षों में 3600 एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं 300 इंक्यूबेटर्स के द्वारा। ये इंक्यूबेटर ही ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। लास्ट आर्टिकल है, जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में 164 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, जो कि वाटर सप्लाई देगा 48,000 लोगों को। तो अब उत्तराखंड का है तो हमारे लिए कुछ खास नहीं रह जाता है, ठीक है। 164 करोड़ का फंड ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, 164 करोड़ का अप्रूव किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। 9200 घरों में जो है जल प्रोवाइड करेगा। बाकी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था तो उत्तराखंड के 9% नहीं 8.5% मानो, रूरल एरियाज़ में क्या टैप ड्रिंकिंग वाटर था, लेकिन अब 41% हो गया है। तो जल जीवन मिशन ने अपना रोल तो निभाया है। जल जीवन मिशन आपको पता ही है 2019 में लॉन्च किया गया। जल जीवन मिशन की पहली कंडीशन ये थी कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनको पर पर्सन पर डे, यानी प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से पर डे 55 लीटर जो है वाटर प्रोवाइड करना है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन ये है कि ऐसा नहीं कि टोटी लगी हुई है उसमें पानी ही नहीं आ रहा है, तो पानी आना चाहिए भैया। इस टोटी के द्वारा ही 55 लीटर पर डे देना है पर पर्सन। ये हमारे जल जीवन मिशन का मोटो, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ, जल शक्ति मिनिस्ट्री के तहत रन किया जा रहा है। ये प्लान ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए पानी समिति इस्टेब्लिश की गई। पानी समिति में क्या होता है? 10 से 15 मेंबर होते हैं। इस 10 से 15 मेंबर में से 50% वुमेन होनी चाहिए, याद रखिएगा। पानी समिति में 50% वुमेन होनी चाहिए, आपको याद रखना है। पानी समिति कमेटी जो होती है विलेज के लिए एक बार का एक्शन प्लान बनाती है और ग्राम सभा से अप्रूवल लेना होता है इम्प्लीमेंट करने के पहले। तो पानी समिति काम डाल गए आप, जल जीवन मिशन डाल गए। मिलते हैं मंडे को, तब तक